Islamic University of Science and Technology के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रमसू, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट प्रोफेसर आभा चौहान, सेक्रेटरी प्रोफेसर अमीन, वाइस चांसलर्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, एक्स वाइस चांसलर, डेलीगेट, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे वरिष्ठ अधिकारी, फैकल्टी मेंबर्स, ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे सभी समाजशास्त्री, प्रबुद्धजन, देवियों, सज्जनों तथा विद्यार्थियों, काफी दिनों से मैं इस प्रतीक्षा में था कि सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों और उसके परिवर्तनों पर कहीं चर्चा हो रही होगी। खासतौर से जम्मू कश्मीर के किसी शैक्षणिक परिसर में, तो एक श्रोता के तौर पर मैं भी उसमें उपस्थित रहूंगा। मैं बधाई देना चाहता हूं यूनिवर्सिटी के कुलपति जी को, इस सोसाइटी के सेक्रेटरी प्रोफेसर अमीन को, आभा चौहान जी को, जिन्होंने ये आयोजन किया है, जिसमें देश भर के समाज वैज्ञानिक और बाहर से भी कई प्रोफेसर आए हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूं। जम्मू कश्मीर तथा देश के रिच कल्चरल ट्रेडिशंस और उसकी यात्रा और हमारी सोसाइटी पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में आप सब आने वाले 2 दिनों में चर्चा करेंगे। कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में आयोजित हो रही है जब भारत इंग्लैंड को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। मुझे लगता है कि आजादी के अमृत कालखंड में स्वतंत्र भारत की यात्रा की एक बड़ी खबर है। 75 वर्ष बाद इससे बड़ी उपलब्धि भारत की कुछ और नहीं हो सकती। जिस देश ने हम पर लंबे समय तक राज किया, आज हमारी अर्थव्यवस्था उस देश से आगे बढ़ गई। मुझे लगता है कि विचारणीय विषय ये है कि अर्थव्यवस्था के परिवर्तन के मूल कारक क्या है। कभी समय था जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। कारण क्या थे? मुझे लगता है कि विश्वविद्यालयों में ये विचारणीय विषय होना चाहिए। और पिछली बार मैं सुन रहा था प्रोफेसर राम से, नॉलेज इकोनॉमी, जब दुनिया में इस बात का आविष्कार नहीं हुआ था कि पानी के जहाज कैसे समुद्र में जाएंगे, उस समय हमारे मैथमेटिशियंस ऐसे थे जो मैथमेटिक्स के आधार पर हमारे पानी के जहाजों को दुनिया के किसी समुद्र के किसी कोने में भेजने में समर्थ थे। जो स्टील हम प्रोड्यूस करते थे वो दुनिया का बेस्ट क्वालिटी का स्टील होता था और उसके बदले हमारे पानी के जहाज सोना लेकर के आते थे, तब हम सोने की चिड़िया बने। मुझे लगता है कि ये ऐसे प्रश्न, दिक्कतें कहां हैं। मुझे लगता है कि विचार करने की जरूरत है, क्या परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इसका असर समाज पर क्या पड़ रहा है? क्या ये नहीं दिखाई पड़ रहा है हमें कि प्रतिभाओं का हनन इसके कारण हो रहा है समाज में? और ये केवल भ्रष्टाचार जब मैं कहता हूं तो आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं है। कम योग्यता वाले व्यक्ति को प्राध्यापक बनाना, प्रोफेसर बनाना या कुलपति बनाना, मैं समझता हूं इससे बड़ा भ्रष्टाचार कुछ नहीं हो सकता है। पूरी की पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। आप सब समाजशास्त्र
समाजशास्त्री हैं, मैंने कभी समाजशास्त्र पढ़ा नहीं। जो समाजशास्त्र के जनक फाउंडर माने जाते हैं, इमिली दुर्खिम, उनके विचारों से आप सब वाकिफ हैं। जब मुझे निमंत्रण मिला तो मैं भी थोड़ा देख रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। दुर्खिम ने अपने जीवन के बहुत साल रिसर्च में खपाए किस प्रकार से सोसाइटीज में परिवर्तन होता है, डेवलपमेंट के बावजूद अपनी इंटीग्रिटी, अपने कल्चर को सोसाइटी कैसे बचाती है, और आधुनिकता के तमाम दबाव के बावजूद उसे कैसे संरक्षित रख सकती है, प्रिजर्व रख सकती है। दुर्खिम अगर आज जीवित होता तो शायद भारत की भौतिक प्रगति, हमारी आध्यात्मिक प्रगति, हमारी सांस्कृतिक प्रगति और संवेदनशीलता के संरक्षण और विकास पर वह कुछ न कुछ अवश्य शोध करता और लिखता। कुछ वर्ष पहले एक मैं मैगजीन पढ़ रहा था। सोसाइटी का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है, जो लिखित दस्तावेजों में मिलता है। इसके इतिहास ठीक ठाक ढंग से मौजूद है, और आपको मालूम है कि इन 3000 सालों में दुनिया ने 18,000 युद्ध देखे। इसका मतलब हर वर्ष 6 युद्ध, और इसका परिणाम, इसके विध्वंसक परिणाम विश्व ने झेला है। अगर ये सच है तो तमाम धर्म, संप्रदाय, रीतियों, पूजा पद्धतियों, संस्कृतियों, भाषाओं के बावजूद हमने जो तरक्की की, भारतवर्ष ने जो तरक्की की, जिस प्रकार अभी मेरे पहले आबाजी ने कहा, अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को संरक्षित करके रखा है, वो स्वाभाविक रूप से एक भारतीय के नाते हम सबको उस पर गर्व है। इसके अगर डिटेल में जाकर हम देखते हैं तो बड़े सवाल हमारे मन में खड़े होते हैं, और मुझे लगता है कि उसका जवाब यही जम्मू कश्मीर की मिट्टी में ही हमें मिल जाता है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पौराणिक किताबों में इस बात का जिक्र है। शंकराचार्य जब कश्मीर आए, उसके पहले उन्होंने भज गोविंदम की रचना की थी। भज गोविंदम से बेहतर तत्वज्ञान और सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था का दर्शन खोजना बड़ा कठिन काम है। तमाम लोगों ने अनेक प्रकार से अलग अलग ढंग से व्याख्या की है। प्रत्येक व्यक्ति उसे अपने नजरिए से समझता है, और जो मेरी समझ है, मैं मानता हूं समाज के जितने भी संप्रदाय, धर्मों की जितनी भी व्यवस्था है, वो असली मंदिर में एंट्री या मस्जिद में एंट्री का दरवाजा बने। एक बार एंट्री हो गई, फिर दरवाजा पीछे छूट जाता है। और व्यक्तिगत रूप से अगर मैं जब शंकराचार्य को समझने की कोशिश करता हूं, तो यही सीख शंकराचार्य ने दी। भारतवर्ष की संस्कृति को डिफाइन करने वालों ने भी इसे भारत की सनातन सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक व्यवस्था ही माना है, उसे मान्यता दी। ये भी कहा जा सकता है कि बाद में जम्मू कश्मीर की संस्कृति को डिफाइन करने वाले स्कॉलर्स, या मैं कहूँ हिस्टोरियंस, इसी को कश्मीरियत का नाम दिया। जम्मू कश्मीर हजारों वर्षों से भारत का मुकुटमणि ही नहीं, ज्ञान, अध्यात्म की मिली जुली धरती रही, और इसका विचार प्रवाह इतना विस्तृत रहा है कि अनेक दर्शन और परंपराएं इसी धरती से प्रस्फुटित हुई। अगर वेस्टर्न कंट्रीज के लोग आए हैं, बुरा न माने, उनके बहुत से समाजशास्त्रियों ने
सोशलाइजेशन पर बहुत सारे रिसर्च किए और उनकी जो हाइपोथेसिस है, ज्यादातर उनके सवालों के जवाब हमारे पुराने ग्रंथों में यहीं मिल जाते हैं। अगर मैं एक छोटी बात उदाहरण के तौर पर कहूं, देश में रेल राज्य मंत्री के नाते मैंने काम किया, मुझे लगता है कि फास्ट सोशलाइजेशन का जो स्वरूप भारतीय रेल में दिखता है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं दिख सकता। एक दूसरे से अनजान परिवार पहले से कभी भेंट नहीं, ट्रेन की बॉगी में मिले, कई अवसरों पर आपने देखा होगा एक साथ भोजन भी किए और परिवार की गोपनीय सीक्रेट बातें भी आपस में चर्चा की। और लंदन, फ्रैंकफर्ट, न्यूयॉर्क, ओस्लो में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो मुझे लगता है इसकी तो कल्पना ही नहीं कर सकते आप कि ऐसा भी हो सकता है। आपको ऐसा दृश्य नहीं दिखेगा, लेकिन हमारे यहाँ जो कल्चर को परसीव और एक्सेप्ट किया जाता रहा है, मुझे लगता है कि इसके कारण ये परंपरा हमारे यहाँ जीवित है। हिंदी के एक प्रख्यात कवि हुए तुलसीदास, रामचरितमानस, जिन्होंने लिखा, चौपाई एक उनकी है कि सवन्नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म श्रुति नीति। मैंने धर्म का मतलब किसी संप्रदाय से नहीं है, बल्कि सोशल वैल्यू से है। और तभी हमारे यहाँ कहा जाता है कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी दिन तैसी। जैसी हमारे मन की भावना है, प्रभु को, ईश्वर को, अल्लाह को हम उसी स्वरूप में देखते हैं। और इंडिविजुअल के परसीव करने की ये मुख्य बात है। और इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के समाज का जो नैतिक मूल्य है, जो कल्चरल रिचनेस है, जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, वही हमारी असली समृद्धि है, वही हमारी असली ताकत है। एंड आई कैन से विद फुल कॉन्फिडेंस इन अथॉरिटी दैट इंडिया थ्राइव्स इन इट्स डाइवर्सिटी। इसमें कोई शक नहीं है कि हम समाज में लंबे समय तक बंटे रहे, बहुत सी लंबी लकीरें खींची गई, इस वजह से हम पराधीन हुए, गुलाम हुए। इतिहासकारों की माने, मैं जिसका जिक्र कर रहा था, सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश, जिसने कभी दरिद्रता गरीबी देखी नहीं, आज हम कहाँ हैं, ये विचारणीय प्रश्न है। ये तब भी सच था और आज भी हकीकत है। मनुष्यता को, मानवता को, पूरे ह्यूमैनिटी को नया मार्ग देने की क्षमता दुनिया के किसी देश में है तो केवल और केवल हिंदुस्तान है, कोई दूसरा देश नहीं। मुझे कभी कभी हैरानी होती है कि जिस देश को 75 साल पहले तक लोग सांप सपेरों का देश कहकर पुकारते थे, पुकारते कहते खारिज कर देते थे, उनके लिए भी चेतना का सर्वोच्च शिखर भारतवर्ष है। मैंने जैसा पहले कहा, मैंने समाज शास्त्र नहीं पढ़ा है, लेकिन जो मैं समझता हूं, आइडेंटिटी एक ऐसा शब्द है जो समाज शास्त्र का मूल आधार है। यही नींव का काम करता है। आइडेंटिटी डिसाइड करती है कि किसी खास परिस्थिति में, किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में आप किस रूप में जाने जाएंगे। आइडेंटिटी डिसाइड करती है कि समाज में या विश्व में आप कैसे जाने जाएंगे। 75 साल पहले हमारी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश हुई कि ये सांप सपेरों का देश है, लेकिन आज कहाँ खड़े हैं? एक उभरते हुए सुपर पावर के रूप में हम खड़े हैं। और आज हमारे पास सपेरे नहीं, बल्कि अगर इंडिविजुअल आइडेंटिटी की मैं बात करूं तो वेस्टर्न वर्ल्ड में किसी भी स्ट्रीट पर अगर कोई इंडियन पैदल जा रहा है तो उसके बारे में कहा क्या जाता है, या तो किसी टेक कंपनी का सीईओ है या किसी मल्टीनेशनल में काम करता है। ये 75 वर्षों की हमारी यात्रा है। इफ इज एन इंडियन, he might be working in the Silicon Valley or in some multinational,
इन 75 सालों की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बदलाव का परिवर्तन, और इसने देश के प्रत्येक इंडियन को एक नई आइडेंटिटी दी है। और हर एक सेक्टर में हमने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो हमारी सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत की ताकत और हिंदुस्तानियों के सतत परिश्रम का परिणाम है। सामाजिक परिवर्तन कभी भी अचानक नहीं होते, एकाएक नहीं होते, ये एक प्रक्रिया है और इसके पीछे पूरी की पूरी एक प्रक्रिया, एक व्यवस्था होती है। आज पूरी दुनिया में इंडियन डायस्पोरा एक बड़ा समूह बनकर के उभरा है और एक संपन्न समूह के नाते हमारी पहचान दुनिया में बनी। स्थिति कहां पहुंच गई है, कितना बदलाव हुआ है। हमारे देश के लोग, भारतीय मूल के लोग अब उस देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं, जहां कभी उनके पूर्वज, फोर फादर्स गिरमिटिया मजदूर बनकर के गए थे। चाहे वो गुजराती हो, सिख हो, तमिल हो, सिंधी हो, कश्मीरी हो, देश के किसी हिस्से के लोग आज दुनिया के जिन जिन देशों में गए हैं वहां भारत का नाम रोशन करने का काम किया। आजादी के बाद जिस तरह इंजीनियर, डॉक्टर विदेश गए, उस पर तो कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। उन देशों की आर्थिक संपन्नता के वे स्टेक होल्डर्स हैं। वहां की सामाजिक व्यवस्था में वसुधैव कुटुंबकम के प्रसारक भी हैं, जो हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा है। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में लोग ये बात स्वीकार करते हैं कि 1950 के बाद आर्थिक परेशानी के कारण, आर्थिक वजह से नहीं बल्कि अपने टैलेंट और स्किल के दम पर भारतीय विदेश गए और उन्होंने अपनी जगह बनाई। रिसर्च स्कॉलर्स के मध्य इस बात पर अलग अलग विचार हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूं कि सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण मोबिलिटी भी होती है। एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो ठहरी नहीं है बल्कि जिसमें बदलाव है, मूवमेंट है, और उसमें ग्लोबल वर्ल्ड में हो रहे परिवर्तन को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता। जो व्यवस्था ठहर जाती है वहां परिवर्तन देखने को सामान्यतया नहीं मिलता है। आप में से अनेक लोग जानते हैं, अमेरिका का एक स्टेट है टेक्सास। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2017 में अमेरिका के और जो दूसरे राज्य हैं उनकी तुलना में वहां जो बजट लिया जाता था वो काफी ज्यादा था। पर कैपिटा सब्सिडी जो टेक्सास को दी जाती थी वन राज्यों के मुकाबले $400 अधिक थी प्रति व्यक्ति। आपका रिसर्च हाइपोथेसिस यही कहेगा कि वहां अन्य राज्यों से तेज गति से, तीव्र गति से विकास और सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। फिर भी टेक्सास डेवलपमेंट में, या मैं कहूं कि सामाजिक परिवर्तन में ऐसा नहीं बन सका। जीवन स्तर वहां के लोगों का फ्लोरिडा या कंसास जैसा नहीं हो सका। और मैं समझता हूं कि यही हाइपोथेसिस हमारी गलत साबित हो रही। टेक्सास के कारणों की ढूंढने की कोशिश की गई थी। अब जरा टेक्सास की परिस्थिति को क्या हम जम्मू कश्मीर पर अप्लाई कर सकते हैं? आंकड़ों के साथ आप बात करिए, खुले दिमाग से। और कैपिटा भारत सरकार जम्मू कश्मीर को कितना पैसा देती रही है, आज इसका मूल्यांकन करने की जरूरत है। दुनिया के बाकी राज्य कहां पहुंचे हैं, क्या ईमानदारी से हम विचार कर सकते हैं और उन कारणों पर चर्चा कर सकते हैं कि हम क्यों नहीं वहां पहुंच सके। मुझे लगता है कि इस 2 दिन के सम्मेलन से मेरी अपेक्षा है, मेरा निवेदन है कि 70 सालों तक, या मैं कहूं 65 सालों तक, भारत सरकार के बजट से अगर पर कैपिटा पैसा गिनेंगे तो किसी राज्य से जम्मू कश्मीर को ज्यादा मिला है।
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किसी स्टेट से अप्रूव न करनी। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। फिर वो कौन से कारण थे जिनके कारण कहीं न कहीं आज हमें लगता है कि हमारी जगह वहां होनी चाहिए थी, उस जगह पर हम नहीं पहुंच सके। मोटे तौर पर आप देखेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन वॉज अ नॉर्म एंड सोशल वेलफेयर वॉज एन एक्सेप्शन ड्यू टू different discriminatory laws. Can we discuss it? अनेक बातें मैं कह सकता हूं, मुझे चाहे वो महिलाओं का मामला हो, चाइल्ड मैरिज एक्ट हो, राइट टू एजुकेशन हो, भूमि सुधार, लैंड लॉज, देख के हैरानी होती है कि कोई भी प्रोग्रेसिव स्टेट इस तरह का लैंड लॉज कैसे रख सकता है। पूरे स्टेट में, पूरे यूपी में 400-500 लोग केवल जमीनी दस्तावेज देख सकें, चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री से ज्यादा ताकतवर हों। इस व्यवस्था ने बड़ा नुकसान किया है। और मैं समझ सकता हूं, मैं कह सकता हूं, आज 2 साल से मैं देख रहा हूं कि एक बड़ी आबादी जो इस यूपी की है, बड़ी आबादी जो इस राज्य की रही है, वो अपने अधिकारों से, अपनी सुविधाओं से वंचित रहे। बुनियादी ढांचे का विकास और शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, रोजगार के अवसर क्या समान रूप से हम सबको दे पाए? क्या कुछ लोगों को हमने इग्नोर किया? क्या राजनीतिक फायदे के लिए नौजवानों का उपयोग किया गया? राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए बेगुनाहों का खून बहाया गया? मुझे लगता है कि ये सामाजिक या समाज शास्त्रियों के चिंतन का विषय हो सकता है। जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बदलाव आना चाहिए, कैसे हम तेज गति से उसे ला सकते हैं। और 2 बातें मैंने पहले कही। मोबिलिटी, अगर हम आना जाना दूसरे स्थानों पर जारी रखते हैं, एक छोटी घटना में बताता हूं। यहाँ टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से एक सेंटर ऑफ इनोवेशन इंक्यूबेशन बना है। 70 बच्चे ट्रेनिंग में, पढ़ाई क्या की है, बीटेक, एमटेक। एक दिन मैं चर्चा कर रहा था, रिव्यू कर रहा था, 7 बच्चे उसमें से नौकरी कर रहे हैं। टाटा के लोग आए थे, साहब और भी सेंटर बनाना चाहते हैं आपके। हमने कहा भाई 70 ट्रेन करने के बाद वो भी बीटेक, एमटेक, अगर 7 लोगों को नौकरी मिल रही है तो इतना पैसा हम क्यों खर्च करें? तो उन्होंने मुझसे कहा कि साहब हमारा दोष नहीं है। हमने कहा भाई मैं तो आप ही का दोस्त मानूं। जब बच्चों से चर्चा किया मैंने, तो अधिकांश ने कहा साहब जम्मू कश्मीर में जॉब नहीं, बाहर हम नहीं जाएंगे। अगर मोबिलिटी होती, अगर हम दुनिया या देश के दूसरे हिस्सों में जाकर के देखते, तो एमटेक बेंगलोर से करने के बाद 4 साल से हम बैठे हुए कश्मीर में, रजौरी में इंतजार कर रहे हैं कि कोई जूनियर इंजीनियर की पोस्ट एडवर्टाइज हो तो हम एग्जाम देंगे। चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, अनेक क्षेत्रों में हम पीछे रह गए। जबकि मैं मानता हूं कि यहां जो व्यवस्था थी वो शायद देश के दूसरे हिस्सों में नहीं थी। एक्सेस टू ग्रो तथा इंडिविजुअल कंट्रोल, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो समाज के लिए बड़ी घातक होती है। मैं इन परिणामों पर निष्पक्ष ढंग से, मुझे लगता है सोचने की जरूरत है, और सोचने के बाद उसका परिष्कार कैसे हो सकता है। क्योंकि परिणाम हमने देखे, परिणाम हमें अच्छे नहीं दिखाई पड़ रहे। चाहे वंचित वर्ग हो, दलित हो, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हो, अनेक लोगों की चर्चा की जा सकती है। व्यवस्था में थोड़ा बदलाव करने से परिणाम कितने अच्छे होते हैं। मैं बहुत 2-3 छोटी छोटी बात कहना चाहता हूं। 2019 में
लगभग 9,000 के आसपास प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में पूरे हुए। पूरे यूटी कैपेक्स में खर्च हुआ 67,000 करोड़। अगले साल 63,000 करोड़ खर्च हुआ, 21,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट हुए। और अभी जो फाइनेंशियल ईयर समाप्त हुआ है 50,700 से ज्यादा प्रोजेक्ट हुए। जब सिस्टम से व्यवस्था चलती है, ट्रांसपेरेंसी के आधार पर चलती है, मुझे लगता है कि आम आदमी का, कॉमन मैन का फायदा होता है। जब संकुचित आधार पर व्यवस्थाएं चलती हैं, कुछ इंडिविजुअल्स का फायदा होता है। ये हमें निश्चित रूप से विचार करने की जरूरत है। आजादी के बाद से अब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, निजी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट 14-15 हजार करोड़। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। 38,080 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी खत्म हो चुकी 24 अप्रैल को। मोटे तौर पर अभी 20,000 करोड़ के आसपास के प्रस्ताव जम्मू कश्मीर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास हैं। इसलिए उसे स्वीकृति नहीं दी जा रही है कि जो लैंड बैंक था वो हमारा समाप्त हो गया था। नया लैंड बैंक जो एक्वायर किया गया है उसको डेवलप करने की कोशिश हो रही है। डीपीआर बन गई, टेंडर हो गए, एक बार वहां बिजली, सड़क, बाकी सुविधाएं पहुंच जाएंगी तो 20,000 करोड़ के प्रस्ताव भी स्वीकृत कर दिए जाएंगे। सामाजिक असमानता किसी भी समाज में रहे कि किसी समाज के लिए ठीक नहीं। मोबिलिटी जब आएगी, लोगों को अवसर मिलेगा, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से स्थितियां बदलेंगी। और आज जिस तरह का एस्पिरेशन देश के युवाओं में है, जम्मू कश्मीर के युवाओं में, मुझे लगता है उस एस्पिरेशन के लिए भी आवश्यक है कि हम सब शिद्दत से इन मुद्दों पर विचार करें। महिलाओं को भी उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। जिस विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में मैं गया, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में 1.5 साल पहले मैं था, जितने गोल्ड मेडल मिले उसमें 70% बच्चियां थी। कश्मीर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में गया, जितने गोल्ड मेडल मिले 68% बच्चियां थी। और मुझे लगता है कि एक दौर था जब वेस्टर्न वर्ल्ड में महिलाओं को वोटिंग अधिकार देने के लिए आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन उससे शताब्दी पहले जम्मू कश्मीर की महिलाएं न सिर्फ शासन चलाती थी अपना, बल्कि एक बेहतरीन डिप्लोमेट के रूप में भी काम करती थी। अनेक नाम आप सबके ध्यान में होगा, चाहे यशोवती हो, कोटा रानी हो, श्रीलेखा हो, ईशान देवी हो, ललदेव हो, हब्बा खातून हो, बीबी हौरा हो, ऐसे 50 नाम गिनाए जा सकते। इन पर्सनैलिटीज को समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। लेकिन बहुत से स्कॉलर्स की किताबों में इस बात का जिक्र है कि इन जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं, इनके कारण कहीं न कहीं पीछे हो गए। शहर और गांव में महिलाएं एम्पावर हो, अभियान चलाने की कोशिश हो रही, उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम रिवाइव हो, इसकी कोशिश हो रही है। सरमद हफीज साहब बैठे हैं, टूरिज्म भी देखते हैं। टूरिज्म सेक्टर जो मैं कहूँ कि नए प्रकार का ब्लूम आया है, ये कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के जीवन के हर एक पहलू को अगर हम एक साथ जोड़ करके अच्छी दिशा में ले चल सकते हैं तो इसका वैश्विक परिणाम हमें दिखाई पड़ सकता है और दिखाई पड़ने लगा है। मित्रों, मैं मानता हूं समान अवसर, सोशल इक्विटी, विकास का मुख्य आधार यही होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, हर एक क्षेत्र में उसका प्रभाव चिंतन और भविष्य पर जो रिसर्च आप करेंगे, इससे समाज को, पूरे जम्मू कश्मीर की सोसाइटी को बड़ा फायदा मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 दिन की चर्चा में यहाँ के जो सामाजिक मुद्दे हैं
उन पर आप चर्चा करेंगे, हमें सुझाव देंगे। हम आपको ये भरोसा दे सकते हैं समुद्र मंथन के बाद जो अमृत आपका निकलेगा, उस अमृत का भरपूर उपयोग जम्मू कश्मीर के आवाम की भलाई के लिए, तरक्की के लिए करने की हम सब कोशिश करेंगे। एक बार फिर से मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और यूनिवर्सिटी में उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। 2-3 बातें हमें एक अमेरिकन प्रोफेसर थे, बड़े रिसर्चर थे, एक यूनिवर्सिटी में गए, उनको लेक्चर देना था। संयोग से पहले पहुंच गए, समय से 3 घंटा पहले। तो उनको समझ में आया करें क्या। तो उन्हें पता लगा कि बगल में एक स्कूल है, वो स्कूल में चले। वहां के प्रिंसिपल को बताया अपना नाम और कहा साहब मैं पहले आ गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों को थोड़ा पढ़ाऊं। कक्षा 5 क्लास 5 के बच्चों को पढ़ाया, तारे, आकाश, ब्लैक होल, और 1 घंटा पढ़ाया। 50 बच्चे थे उस क्लास में। पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि भाई तुमको कुछ पूछना है, तो विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क एनीथिंग। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 50 के 50 बच्चों ने सवाल पूछे और कई ने तो 3-3 सवाल पूछे। वहां से वो निकले, फिर यूनिवर्सिटी में गए और ग्रेजुएशन 3rd ईयर के क्लास में पूछे, फिर वही पाठ पढ़ाया उन्होंने। 30 बच्चे थे। जब पढ़ाना खत्म किया, पूछा कि किसी को कोई सवाल पूछना है? नहीं साहब, कोई सवाल नहीं पूछना। ये जो बदलाव 10 साल में हो जाए, जो 8-9 साल का बच्चा, 10 वर्ष का बच्चा जो कक्षा 5 में पढ़ता है, उसमें जो क्यूरियोसिटी है, जो सवाल पूछने की क्षमता है, वो ग्रेजुएशन आते आते उसकी वीकनेस में बदल जा रहा है। उसको लगता है कि सवाल पूछेंगे तो समझा जाएगा कि मैंने न पढ़ाई की है, ना मुझे कुछ आता है। क्यूरियोसिटी उसकी खत्म हो रही है। मुझे लगता है कि इस पर विश्वविद्यालयों को आज विचार करने की जरूरत है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन सवालों का समाधान देती है। और मुझे लगता है कि आप एक दूसरा तथ्य भी आपके ध्यान में होगा। दुनिया में जिन लोगों ने बड़े शोध किए, बड़ा रिसर्च किया, उसमें कोई पढ़ा लिखा नहीं था। ये रामानुजाचार्य का नाम आप में से सुना होगा बहुत लोगों ने। देश का नहीं, दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन थे, कोई डिग्री नहीं थी उनके पास। न्यूटन और आइंस्टाइन की बात पूरी दुनिया करती है। वो पढ़ करके वैज्ञानिक शोध नहीं किया उन्होंने, वो अपने पिताजी की मदद करने गए, व्यापार पर दुकान पर बैठने लगे, तब उन्होंने व्यवहारिक आधार पर रिसर्च किया। अब ये विचार करने का समय है, जो हमारी मूल ताकत थी पहले, शताब्दियों पहले दुनिया के सुपर पावर के रूप में सोने की चिड़िया अगर हम जाने जानते थे, तो हम इस अपने अध्ययन के कारण, अपने रिसर्च के कारण जाने लगते थे। वो परंपरा, वो व्यवस्था विश्वविद्यालय में कैसे कायम कर सके, मैं समझता हूँ ये समय अब आ गया है। और तभी जो बात हम सब बार बार कहते हैं कि 25 वर्ष बाद जब हम स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे, तो फिर से नॉलेज पावर हम बन सके। एक यूनिवर्सिटी आप सब विदेश गए हैं, जानते हैं। मैं अभी 22 तारीख कुछ 3-4 दिन के लिए जा रहा हूं। $5-5 मिलियन की इकॉनमी यूनिवर्सिटी की हो जाए और हमें क्लासरूम बनाने के लिए दिक्कत हो रही है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है और उपयुक्त समय आ गया। जैसा प्रोफेसर रामसू ने कहा, हम गुलाम थे जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, 2nd वर्ल्ड वॉर में थे, लेकिन 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि इसको छोड़ दें। अगर इस बार हम चूक गए तो शायद दुनिया के इतिहास से हमारा नाम और निशान मिट जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों से निवेदन करना चाहता हूं, ये हमारा असली वक्त है। इस इंडस्ट्री 4.0 के समय में फिर से हमें ग्लोबल पावर बनना है। आइए हम सब मिलकर के इस दिशा में काम करें। मैं फिर से आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।